मैंने जिंगझो में दुकान खोली और मजे में बोर्ड लगा दिया कि स्पेसशिप से लेकर पनडुब्बी तक बिजली से चलने वाला सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर भाई सच में एक अमीर औरत जूनफांग मेरी दुकान पर आ गई। मैं बैठा था, वो सज-धज के आई और बोली, भैया सब सच में ठीक कर देते हो? मैंने कहा, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा क्या? हम न्यूक्लियर सबमरीन और स्पेस स्टेशन भी बनाते हैं, थोक में डिस्काउंट मिलेगा। वो सीरियस थी यार। उसने टेबल पर बॉक्स खोलकर रखा। अंदर फोम में लिपटी बैटरी जैसी कोई चीज थी, जिसमें बारीक लाइनें और क्रिस्टल आपस में जुड़े हुए थे। देखते ही मैं सीधा बैठ गया। ये तो लिथोग्राफी मशीन का सेंसर मॉड्यूल था। एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ओवरलोड होकर इसका कोर प्रोब जल गया था। वो साइंटिस्ट शेन किंगसी थी। हादसे में मशीन क्या खराब हुई, उनका पूरा प्रोजेक्ट ही रुक गया था और उन्हें ये तुरंत चाहिए था। ऊपर से देश के बड़े सेंटर्स ने बोल दिया था कि ये जल्दी ठीक नहीं होगा। बेचारी मजबूर होकर किस्मत आजमाने मेरी इस खटारा दुकान पर आई। मैंने कहा, मैडम ये लिथोग्राफी मशीन है, आप गलत जगह आ गई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, बगल वाले हार्डवेयर स्टोर पर। शेन किंगसी ने मेरा सादा सा चेहरा देखा तो उसकी बची खुची उम्मीद भी टूट गई। उसने आह भरी, बॉक्स उठाया और जाने के लिए मुड़ गई। वो सोचने लगी कि जब बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं कर पाए तो ये मामूली मैकेनिक क्या करेगा। ये देख मैंने मजाक बंद किया। मुझे 6 महीने पहले। इन महीनों में मैंने कई अजीब चीजें देखी पर कीमती कम थी। अब लिथोग्राफी मशीन जैसी तगड़ी चीज खुद चलकर आई थी तो मैंने कहा, ये पार्ट्स देखकर लगता है ये C7 मॉडल है। सुनते ही शेन किंगसी रुक गई। उसने चौंक कर पूछा, तुम्हें मॉडल कैसे पता? इसका इम्पैक्ट पीक बताओ। ये कितने नैनोसेकंड दिखता है? प्रो के अलावा कुछ और टूटा है क्या? शेन किंगसी तो हैरान रह गई, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो। एक मैकेनिक इतने टेक्निकल सवाल पूछ रहा था जो कि टॉप सीक्रेट थे। पीक पावर नॉर्मल से 15 गुना थी और टाइम 3 से 5 नैनोसेकंड था। बाकी सब ठीक था। मैंने कहा, ठीक तो हो जाएगा पर खर्चा तगड़ा आएगा। वो बोली, पैसों की टेंशन मत लो, बस ठीक कर दो, मैं फॉरेन फंड्स अरेंज करा दूंगी। मैंने मुस्कुराते हुए हाथ की 5 उंगलियां दिखाईं। वो बोली, चलो 50 लाख डन। शेन किंगसी ने मान लिया क्योंकि चांस नहीं था। मैंने कहा, क्या बात कर रही हो? 50 लाख? सिर्फ 500 रुपए, कोई मोलभाव नहीं। बस इसमें बिजली बहुत फूकती है। वो दंग रह गई, सच में सिर्फ 500 रुपए? उसका तो दिमाग ही घूम गया भाई। उसने जल्दी से फोन निकालकर स्कैनर पर 500 रुपए भेज दिए। पैसे आते ही मैंने ग्लव्स पहने, साफ कपड़ा बिछाया और पार्ट्स को टेबल पर रखा। तभी मेरा सिस्टम चालू हुआ और सामने पैनल दिखा, रिपेयर होने वाली चीज मिल गई है। C7 लिथोग्राफी मशीन का सेंसर 88% खरा। रिपेयर प्लान रेडी था। मैंने धूल भरे शेल्फ से एक पुराना मिलिट्री बॉक्स निकाला। उसे खोलते ही शेन किंगसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाई, ये सब कचरा क्या है? उसे लगा था कोई सीक्रेट हथियार होगा। पर बॉक्स में एक अजीब सोल्डरिंग आयरन, घरेलू हॉट एयर गन और कचरे से उठाए हुए टूटे फूटे औजार थे। वो बोली, इस कबाड़ से मशीन ठीक करोगे? मैंने हंसकर कहा, टेंशन मत लो, खानदानी औजार हैं। अपोलो मून लैंडिंग में भी यही यूज हुए थे। लिथोग्राफी मशीन ना होती तो मैं इन्हें हाथ भी न लगाता। अपोलो मिशन? क्या? शेन किंगसी का सिर घूम गया। उसे दुकान में आने का पछतावा हो रहा था पर अब कोई और रास्ता भी नहीं था। मैंने हेयर ड्रायर उठाकर मॉड्यूल पर हवा मारना शुरू किया। कोई तेज गर्मी नहीं थी, बस ओजोन जैसी हल्की महक आ रही थी। पर शेन ने देखा कि वो बारीक लाइनें बदलने लगी थीं। वो चौंकर बोली, बॉस ये कौन सा रिएक्शन है? क्या आप पल्स से मेटल की मेमोरी रिस्टोर कर रहे हो? मैंने कहा, हाँ, बस इसे इसकी असली शक्ल याद दिला रहा हूँ। इससे पहले कि वो कुछ समझती, मैंने वो गंदा सोल्डरिंग आयरन प्लग इन। उसकी सुई धीरे धीरे लाल होने लगी। शेन किंगसी का दिल डर के मारे फिर से जोर से धड़कने लगा। ये क्या कर रहे हो? इस लाल सुई का क्या काम? पर मेरे चेहरे पर संजीदगी थी। मैं सुई को धीरे से मॉड्यूल के डैमेज्ड कोर प्रोब के पास ले गया। पास जाते ही एक बारीक बिजली की चिंगारी चमकी। शेन ने ऐसा नजारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल सकती थी। मैंने कहा, ये बस ओल्ड एटम ग्लास है। वो बोली, बस ओल्ड एटम ग्लास? तुम होश में तो हो? ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम फ्यूचर पेपर्स में भी लिखने से। शेन किंगसी की बोलती बंद हो गई। सालों की पढ़ाई से बना उसका साइंस का भरोसा इस कबाड़ वाले बंदे के सामने चकनाचूर हो रहा था। मैंने कहा, चलो आखिरी स्टेप, प्रोब और बारीक सर्किट को फिर से खड़ा करना। वो उम्मीद से देखने लगी। मैंने बिस्किट के डिब्बे से पाउडर निकालकर कांच की शीशी में डाला और ब्लेंडर चला दिया। वो बोली, ये तो अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन है। चलो तुम जानते तो हो। मैंने हंसकर सोल्डरिंग आयरन ऑन किया।
मैग्नीफाइंग ग्लास से शेन ने देखा कि जला हुआ बोर्ड पहले से भी मस्त और परफेक्ट रिपेयर हो रहा था। मेरे माथे पर पसीना था। मैंने कहा, लो भाई, हो गया। काम बहुत बारीक था। शेन की आंखें फटी रह गईं। आधे घंटे में ठीक भी कर दिया। तुमने सुई और बिस्किट के डिब्बे से इसे ठीक कर दिया? मैंने कहा, डाउट है क्या? सामने ही तो किया। भरोसा नहीं तो खुद चेक कर लो। हाँ, मैंने इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ा दी है, तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। ये सुनकर शेन किंग्सी फिर से हैरान रह गई। वो मेरी कोल्ड एटम वाली बात से पहले ही सदमे में थी और मुझे कोई छुपा हुआ उस्ताद मान चुकी थी, जो अब मामूली। उसने पूछा, बॉस, वो बैटरी वाली ट्रिक क्या थी? मैंने कहा, अरे वो खानदानी सीक्रेट है। लिथोग्राफी तो अभी कुछ साल पहले आई है। वो बोली, अच्छा, एक्स्ट पैसे कितने हुए? मैंने 3 उंगलियां दिखाई। वो सोचने लगी, 30,000 या 3 लाख, कम देना भी ठीक नहीं लग रहा था। वो बोली, चलो 3 लाख ले लो। मैंने कहा, अरे मैडम, देश का पैसा ऐसे मत लुटाओ। सिर्फ 300 रुपए, ज्यादा हवा में मत उड़ो। शेन बस देखती रह गई। इतना बड़ा काम और ये ज्यादा पैसे भी नहीं मांग रहा था। लोग इसके लिए करोड़ों दे देते। मैंने और हाँ, तुम्हारा टेम्पलेट पुराना था तो मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी 1% बढ़ा दी है, अब एकदम सही चलेगी। प्रोजेक्ट पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? 1% की वैल्यू वो अच्छे से जानती थी, इसलिए उसकी सांसें अटक गईं। उसने पूछा, बॉस, अपना नंबर दोगे? मैंने कहा, क्यों? काम हो गया, अब नंबर का जुगाड़। शेन हैरान थी कि लिथोग्राफी जैसी बड़ी चीज ठीक करने के बाद भी मैं ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा था। उसने कहा, करोड़ों भी मांगते तो मैं दे देती। मैंने कहा, 800 रुपए, एक भी कम नहीं। और हाँ, एक बात बताना भूल गया था। मैंने तुम्हारा टेम्पलेट कैलिब्रेट कर दिया है। वो थोड़ा पुराना था तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी को 1% बढ़ा दिया, अब सही रहेगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा ना? क्या 1% बढ़ा दिया? सुनते ही शेन किंग्सी की सांसें अटक गईं। एक प्रोफेशन होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि उस 1% की अहमियत क्या है। वो बोली, बॉस, क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? मैंने कहा, क्या? अरे मैं शरीफ आदमी हूँ भाई। सामान ठीक कर तो दिया, अब नंबर भी फ्री में चाहिए क्या? शेन किंग्सी एकदम सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा कभी उस्ताद बनता है तो कभी इतना चालू। अरे नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी ताकि अगली बार कुछ खराब हो तो तुरंत आ सकूं। मैंने कहा, हाँ हाँ, तुम्हें डर है कि काम? टेंशन मत लो, दुकान यहीं है, कभी भी आ जाना। काम नहीं हुआ तो 800 रुपए वापस। शेन मुस्कुराई, पर उसे रिपोर्ट करने जल्दी निकलना था। वो दुकान से बाहर निकली ही थी कि फोन बजा। देखा तो डीन झो देहो का कॉल था। जांगलिंगशु, कहाँ हो? लिथोग्राफी मॉड्यूल का क्या हुआ? डीन, फिक्र मत करो, ठीक हो गया है। बस ला ही रही हूँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ से ठीक कराया? एक इलेक्ट्रीशियन की दुकान से। लिंगशु, दिमाग खराब है क्या? वो लिथोग्राफी मशीन है। डीन, सच कह रही हूँ, सारा सर्किट ठीक हो गया है और 1% एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। यह सुनकर दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर डीन बोले, तुम कहाँ हो? मैं खुद गाड़ी लेकर तुम्हें लेने आ रहा हूँ। गाड़ी चलाते हुए डीन झो का चेहरा उड़ा हुआ था। वो बॉक्स को कसकर पकड़े थे। लिंगशु को मेरा वो कूल अंदाज और कबाड़ वाले औजार याद आ रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वो कोई अजीब सपना देख रही हो। वहां रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर पहले ही भारी भीड़ लगी हुई थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, सबने लिंगशु को घेर लिया। लिंगशु, मॉड्यूल का क्या हुआ? पार्ट्स कहाँ हैं? जल्दी निकालो, हमारा प्रोजेक्ट रुका पड़ा है। क्या सच में ठीक हो गया? हाँ, हो गया। ठीक हो गया मतलब? और कहाँ कराया तुमने ये? बड़े सेंटर्स ने बोला था कि महीनों लगेंगे। तुम कुछ ही घंटों में ठीक कर लाई। वो भी एक मामूली रिपेयर शॉप से। सब दंग रह गए। एक मामूली दुकान से? वो लिथोग्राफी मशीन है यार। तुम वहां करने क्या गई थी? मजाक है क्या? जांग लिंगशु, तुम पागल हो गई हो? पूरे लॉन्ड के एकेडमी के साथ खिलवाड़ कर रही हो? उसकी आंखों में आंसू आ गए। सब चुप हो जाओ। लिंगशु, पक्का ठीक है ना? उसने डरते हुए हाँ में सिर हिलाया। डीन बोले, ठीक है, इसे लैब नंबर 1 में टेस्ट करो। अगर ठीक हुआ तो बढ़िया, नहीं तो कोर्ट मार्शल होगा। अब सारी उम्मीद उस अजीब से मैकेनिक पर टिकी थी। लैब नंबर 1 के अंदर सूट पहने एक्सपर्ट्स ने टेस्टिंग शुरू की। बाप रे, ये कैसी सोल्डरिंग है? रिपेयर किया हुआ सर्किट कितना कमाल का दिख रहा है। लिंगशु जरूर किसी छुपे हुए उस्ताद से मिलकर आई है ना? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सीधे फैक्ट्री से आया हो। नहीं भाई, ये तो ओरिजिनल से भी ज्यादा परफेक्ट है। रिपेयरिंग का तो नामो निशान नहीं है। कुछ मिनट बाद वहां तारीफों के ठहाके गूंजने लगे। डीन थोड़े हैरान होकर देखने लगे। इस मटेरियल में कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत जांच करने लगे। डीन बोले, ऐसा मटेरियल तो हमारे पास है ही नहीं।
टीम ने फौरन स्कैनिंग शुरू की। लिंशु की जान फिर हलक में अटक गई। टीम बोली, डीन, हमारे डेटाबेस में ऐसा कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। क्या? डेटाबेस में भी नहीं है? 2026 चल रहा है और दुनिया में अभी भी ऐसे अनजाने मटेरियल्स हैं। जल्दी इसे ऑन करके टेस्ट करो। डीन की खुशी का ठिकाना नहीं था। सब रेडी हो गए। पावर और इंटरनल लॉजिक टेस्ट एकदम नॉर्मल आए। बड़ी स्क्रीन पर ग्रीन सिग्नल्स आने लगे। जो मॉड्यूल पूरी तरह जल चुका था वो सारे टेस्ट पास कर रहा था। ये तो नामुमकिन था। ये साइंस के खिलाफ है। जल्दी इसकी एक्यूरेसी चेक करो। डीन झो थककर कुर्सी पर ऐसे गिरे जैसे ढह गए हों। डीन, वैल्यूज में कुछ गड़बड़ है। रिसर्चर की बात सुन शेन किंगसी के होश उड़ गए। डर के मारे उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। तो क्या अभी भी कोई दिक्कत थी? डीन झो खड़े हो गए। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? ये तो बहुत एडवांस लग रहा है। इसकी वैल्यू पहले से 1% ज्यादा है। मुझे लगता है ये हमारा मॉड्यूल है ही नहीं, क्योंकि दुनिया में ऐसा लेवल कहीं नहीं है। 1% बढ़ गई है। डीन को लगा जैसे झटका लगा हो। सब स्क्रीन देखने लगे, पर शेन किंगसी बस चुपचाप खड़ी रही। तो हमारी लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल ठीक हो गया। सच में ठीक हो गया। अरे ठीक नहीं, ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है शालू। तुमने कमाल कर दिया। उसका दिमाग सुन्न था। वो अपनी नाक पर उंगली रखकर खड़ी रही। क्या? मैंने कमाल किया? अभी तो डीन कोर्ट मार्शल की बात कर रहे थे। अचानक मैं हीरो कैसे बन गई? डीन बोले, इस शानदार काम के लिए मैं तुम्हें इस रिसर्च ग्रुप का लीडर बनाता हूं। उसे कानों पर यकीन नहीं हुआ। इस संस्थान में नौकरी मिलना ही बड़ी बात थी। वो लीडर बनने के काबिल कहाँ थी? पर उसे उस लड़के की बात याद आई। यानी उसने सिर्फ ठीक नहीं किया था, बल्कि वो 1% वाली बात भी सच थी। डीन बोले, बताओ लिंशु, तुम किसके पास गई थी? किस मिलिट्री या बड़े एक्सपर्ट के पास गई थी? ये बहुत बड़ा मामला है। मुझे खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करना है। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने इसे एक मामूली बिजली की दुकान पर ठीक कराया है। सब बोले, वहां टीवी ठीक नहीं होते, ये तो लिथोग्राफी मशीन है। जंग लिंशु, मजाक कर रही हो क्या? ये बिल्कुल फनी नहीं है, उसने कहा। मैं मजाक नहीं कर रही। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, और उस दुकान का बोर्ड बड़ा अतरंगी था। उस पर लिखा था, स्पेसशिप पनडुब्बी। कुछ भी हो, बिजली का सब ठीक करते हैं। पूरी लैब में सन्नाटा पसर गया। फिर मैं अंदर गई। मालिक ने सोल्डरिंग आयरन, हॉट गन और अंडा फेंटने वाली मशीन से इसे ठीक किया और 800 रुपए लिए। सबके चेहरे देखकर वहां आवाजें शांत हो गईं। इस वक्त हर कोई शेन किंगसी को घोर अचरज और सदमे से देख रहा था। अंडा फेंटने वाली मशीन से ठीक कर दिया। अगर सच में ऐसी टेक्नोलॉजी है तो पूरी दुनिया इस पर लड़ मरेगी। यह देख डीन झो आगे आए और चिल्लाए, यह बात अभी टॉप सीक्रेट है। जिसने भी बाहर फैलाई उस पर जासूसी का केस चलेगा। डीन बोले, चलो फौरन इस नई एक्यूरेसी के साथ चिप्स बनाओ, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। फिर उन्होंने लिंशु से कहा, शालू रुको, तुम्हें याद है न वो दुकान कहाँ है? हाँ याद है। ठीक है, मुझे वहां ले चलो। मैं उस बॉस से मिलना चाहता हूँ। बाहर रुको, मैं कुछ लेकर आता हूँ। अगर वो ये ठीक कर सकता है तो जो मांगेगा वो मिलेगा। कुछ मिनट बाद डीन झो बाहर आए, पर उनके हाथ में जो चीज थी उसे देखकर लिंशु का दिल बैठ गया। ये तो नांदो 3 सैटेलाइट की चिप है। डीन, इसे भी उस मैकेनिक से ठीक कराने की सोच रहे हैं क्या? क्या वो ये? थोड़ी देर में दोनों मेरी दुकान पर आ गए और आते ही बड़े हक से बोले, और बॉस, बड़े दिनों बाद मिले। मैंने कहा, इस बार एक और बंदे को ले आए। लफड़ा करने आए हो क्या? वो बोली, अरे नहीं भाई, गलत मत समझो। ये मेरे बड़े हैं। इन्होंने सुना तुम उस्ताद हो तो बस एक चीज दिखाने लाए हैं। चलो, लफड़ा नहीं है तो मैं भी रिलैक्स। मैंने कहा, पुराने ग्राहक हो तो तुम्हारी इज्जत रख लेता हूँ। निकालो सामान, देखें क्या दिक्कत है। डीन झो दुकान देख रहे थे। ये दुकान उनकी सोच से भी ज्यादा खटारा थी। उन्हें लगा था लिथोग्राफी मशीन ठीक करने वाली जगह पर तगड़े औजार होंगे, पर यहाँ तो कबाड़ भरा था। मेरी बात सुन डीन झो ने बॉक्स खोला और बोले, बॉस ये ठीक हो जाएगा। मैंने हाथ में लेकर नाटक शुरू किया और मन में चिल्लाया, सिस्टम स्कैन कर। सिस्टम बोला, नांदो 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप मिली है जो मिलिट्री एनक्रिप्टेड है। ये 92% खराब है।
इसका मेन लॉजिक गेट ओवरलोड हो गया है और डेटा बफर भी उड़ चुका है। मैं आते ही समझ गया था ये बुजुर्ग कोई आम आदमी। मैंने सोचा भाई साहब ये तो मिलिट्री वाले हैं, मतलब बड़े लोग मुझ पर नजर रख रहे हैं। मैंने कहा बॉस ये तो नांदो सैटेलाइट की नेविगेशन चिप है ना। इसका लॉजिक गेट फट चुका है और डेटा कैशे भी साफ है। ये पक्का किसी अचानक हुए तगड़े इलेक्ट्रोफोरेसिस अटैक का नतीजा है। तुम्हारी सेफ्टी बहुत घटिया है यार। दुकान में सन्नाटा छा गया। डीन जो की बूढ़ी आंखों में पहली बार अचरज दिखा। उन्हें लगता है इस लड़के में सच में कोई दम है। वो बोले अच्छा बॉस इसे ठीक कर दोगे। मैंने कहा हाँ पर खर्चा, और मैंने उनके सामने हाथ की 5 उंगलियां दिखा दी। डीन जो खुश हो गए। 5 लाख? अरे 5 लाख क्या, 5 करोड़ भी कम है इसके लिए। स्कैनर कहाँ है, कैश दूं? मैंने कहा अरे नहीं दादा, 5 लाख नहीं, सिर्फ 500 रुपए। वो चौंके क्या, 500 रुपए? इतने में तो इसका डिब्बा भी नहीं आता। ये कीमत देश की टॉप टेक्नोलॉजी की बेइज्जती है। मैंने कहा कराना है तो कराओ, तुम साइंटिस्ट लोग बहुत आसानी से पैसा कमाते हो। सिर्फ 500 रुपए की बात है, वरना मैं हाथ भी न लगाऊं। डीन झो ने तुरंत फोन निकाला और बोले अरे ठीक करो बॉस, हम करा रहे हैं। वो हैरान थे कि देश की किस्मत बदलने वाली इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक चिप को ये लड़का सिर्फ 500 रुपए में ठीक करने को तैयार हो गया। मैंने कहा पुराने ग्राहक का वास्ता न होता तो। तुम्हें क्या लगता है मैं 500 रुपए का भूखा हूँ? कमाल है। ये सुन डीन झो का चेहरा उतर गया। वो बोले तुम्हें इसकी फिक्र है? ये ये पूरे नांदो सैटेलाइट सिस्टम का दिल है। ये बंदा अभी इतना सीरियस था, अचानक बच्चे जैसा कैसे बन गया? लड़की बोली डीन फिक्र मत करो, ये बॉस ऐसे ही हैं। बड़े उस्तादों के नखरे अलग ही होते हैं। डीन का चेहरा लाल हो गया। फिर मैंने कोने से एक बॉक्स निकाला। बॉक्स खुलते ही डीन का दम अटक गया। अंदर डेंटिस्ट वाली पुरानी ड्रिल मशीन, एक पुराना क्लैंप और कॉफी पीसने वाली हाथ की मशीन जैसी चीजें थीं। कबाड़ी भी इन चीजों के 5 रुपए न दे। डीन कांपने लगे और उस कबाड़ की तरफ उंगली उठाकर बोले बॉस तुम इन सब से मेरी चिप ठीक करोगे? मैंने कहा मेरे औजारों से दिक्कत है तो ले जाओ अपना सामान और खुद रिसर्च कर लो। मेरी छोटी दुकान तुम बड़े लोगों के लायक नहीं है। मैं चिढ़ गया, औजार फेंके और कुर्सी पर बैठ गया। लड़की बीच में आई और बोली बॉस हम करा रहे हैं ना, देखो पैसे भी दे दिए। शेन ने डीन का गुस्सा शांत कराया। मैंने डीन को घूरा और चिप पर क्लैंप लगा दिया। शेन ने मेरा स्पेशल लेंस उठा लिया। उस लेंस के जरिए डीन झो और शेन किंगसी ने एक ऐसा नजारा देखा जो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। डीन बोले ये कैसी टेक्नोलॉजी है? तुम चिप को स्ट्रेटन से सीधा कर रहे हो। उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा उनकी सारी पढ़ाई बेकार गई। अगर ऐसे ही काम होता तो वो खुद 20 रुपए का स्ट्रेटन खरीद लेते। वो धीरे से बोले शालू क्या इसने लिथोग्राफी मशीन भी ऐसे ही थी? शेन बोली हाँ डीन उस पाउडर को देखो, इसे अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन कहते हैं। डीन बोले ये कौन सी बला है, क्या ये किसी किताब में लिखी है? मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने डेंटिस्ट वाली ड्रिल उठाई और पाउडर के साथ चिप को ठीक करने लगा। ये काम लिथोग्राफी जैसा ही था पर मटेरियल अलग था। सुई की नोक से अदृश्य बिजली की चिंगारियां चिप के सर्किट पर कूद रही थीं और टूटे हुए हिस्सों को एकदम सटीक तरीके से जोड़ रही थीं। ये देखना किसी जादू से कम नहीं था। मैंने कहा लो भाई हो गया। पर ये तो नांदो सैटेलाइट की चिप है। डीन हैरान थे कि जिसे बड़े सेंटर्स महीनों में न कर पाते वो इतनी जल्दी हो गया। मैंने कहा वरना क्या तुम्हारे लीडर से रिबन कटवाकर भाषण दिलवाता? डीन का मन गाली देने का हुआ। उन्होंने सोचा लड़का काम का है पर जुबान बहुत कैंची जैसी है। मुझे कबाड़ समेटते देख उन्हें सब कुछ बड़ा अजीब लग रहा था। जैसे मैं कोई सैटेलाइट चिप नहीं बल्कि घर का खराब राइस कुकर ठीक कर रहा हूं। डीन को लगा जैसे वो कोई पागलपन भरा सपना। डीन का चेहरा लाल हो गया और उनकी सांस अटकने लगी। मैंने कहा डीन साहब ठीक तो हो? अरे भाई अभी तो काम किया है, यहीं मत निपट जाना। मुझे इसी दुकान से पेट पालना है। डीन संभले तो लड़की बोली डीन आदत डाल लो। बॉस का काम करने का यही स्टैंडर्ड तरीका है। स्टैंडर्ड तरीका? शालू तुम्हें अंदाजा है मुझे कितना बड़ा झटका लगा है? हमारी पूरी एकेडमी के एक्सपर्ट्स थक गए और इसने टूटी ड्रिल और स्ट्रेटन से सब ठीक कर दिया। मैंने कहा बुजुर्गों काम तो कर दिया। वैसे तुम्हारा एल्गोरिदम थोड़ा घटिया था तो मैंने उसे भी बदल दिया है और अरेंजमेंट भी सही कर दिया। डीन को ठीक होते देख मैंने चैन की सांस ली। मैं उनसे एक्स्ट्रा 200 रुपए मांगने वाला था पर उनकी हालत देखकर रुक गया कि कहीं बुजुर्ग सच में न निपट जाएं। वो बोले क्या?
इतनी देर में चिप भी ठीक कर दी और एल्गोरिदम भी सुधार दिया। ये काम कोई इंसान तो नहीं कर सकता। मैंने कहा, चलो अब इसे ले जाओ। इस बार एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। तुम्हारा फायदा हो गया, अब टाइमिंग एरर बहुत कम हो जाएगा। बाकी तुम खुद चेक कर। यह सुनते ही डीन झो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनकी आंखें फटी रह गईं, पैर लड़खड़ाए और वो सीधे जमीन पर बैठ गए। सबके चेहरे सीरियस थे, जैसे कोई जंग चल रही हो। एरर चेक और बाकी सारे पैरामीटर्स की टेस्टिंग लगातार जारी थी। वैक्यूम सूट का प्रेशर एकदम सेट था। एक के बाद एक रिपोर्ट्स आ रही थीं और लैब में भारी तनाव का माहौल था। चीफ इंजीनियर हे जहेंग स्क्रीन को टकटकी लगाए देख रहे थे और हेडसेट पर आने वाली आवाजों को ध्यान से सुन रहे थे। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। अगर ये सच साबित हुआ तो लिथोग्राफी मशीन की सटीकता में हमारा देश बाकी दुनिया से मीलों आगे निकल जाएगा। एक मामूली दुकान के काम पर उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने वॉकी टॉकी पर आखिरी कमांड दी और प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। तभी एक हल्की सी आवाज हुई और मशीन चालू हो गई। सबकी सांसें थमी हुई थीं। जीत और हार का फैसला बस होने ही वाला। बड़ी स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदलने लगा। सबकी धड़कनें तेज थीं। एक्सपोजर से लेकर सुखाने तक हर स्टेप एकदम किताबी तरीके से परफेक्ट हुआ। जब रोबोटिक आर्म ने उस कीमती पार्ट को टेस्टिंग स्टेशन में भेजा तो हे जहेंग की धड़कन रुक सी गई। टेस्ट का रिजल्ट एकदम परफेक्ट। सारे प्रोजेक्ट्स एकदम सही दिखे और एक्यूरेसी 1.2% बढ़ गई थी। पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। सब पुतले की तरह अपनी जगह पर जम गए। कामयाब हो गए भाई, हम जीत गए। सब हंस रहे थे पर आंखों से खुशी के आंसू बहे जा रहे थे। हे जहेंग स्क्रीन पर 1.2% को देखते रहे। उनका शरीर कांप रहा था। उनके सालों के ज्ञान को एक मामूली मैकेनिक ने हिलाकर रख दिया था। उधर हाई लेवल मीटिंग रूम का माहौल काफी गंभीर था। लंबी टेबल पर देश के सबसे बड़े और असरदार साइंटिस्ट्स बैठे हुए थे। झो देहों की रिपोर्ट सबने पढ़ ली। क्या सोचना है इस पर? सोंग मिंगयुआन ने गुस्से में टेबल थपथपाई। वहां एग्रीकल्चरल साइंसेज की हालिया रिपोर्ट रखी थी। कहने को बचा ही क्या था। झो देहों ने मजाक बना रखा था। C7 लिथोग्राफी मशीन का वो मॉड्यूल इतना खास था कि दुनिया के गिने चुने देश ही उसे बना पाते। और उन्होंने उसे एक टीवी फ्रीज ठीक करने वाले को दे दिया। ओल्ड यान ने गुस्से में हाथ पटक कर कहा, मैं यान की बात से सहमत हूं। रिपोर्ट में खानदानी हुनर की बातें लिखी हैं। कोई जादुई नॉवेल है क्या? मुझे लगता है प्रेशर में उन्हें मतिभ्रम हुआ है। वेस्टर्न देश सालों से हमारे पीछे पड़े हैं। सब परेशान हैं, हम समझते हैं। पर ऐसे वक्त में ही दिमाग शांत रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो गलत जानकारी दे रहे हैं। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि नियमों का बड़ा उल्लंघन है। मीटिंग रूम में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। सबका यही मानना था। सोंग मिंगयुआन सबकी बातें सुन रहे थे। उनकी चिंता बढ़ रही थी। वो जानते थे कि झो बहुत संजीदा साइंटिस्ट हैं। वो बिना सोचे कुछ नहीं बोलेंगे। हो सकता है इस मामले के पीछे कोई और बड़ी वजह हो। मुझे लगता है असली राज इस रिपोर्ट के अंदर ही छुपा है। मेरे हिसाब से उस रिसर्च इंस्टीट्यूट के सारे प्रोजेक्ट्स अभी रोक देने चाहिए और एक जांच टीम भेजनी चाहिए। मैं भी तैयार हूं, मैं भी, सोंग मिंगयुआन ने आह भरी। इस बार झो ने आफत मोल ले ली थी। तभी मीटिंग रूम के दरवाजे पर वहां खड़े सेक्रेटरी का चेहरा डर से लाल था। मिनिस्टर सोंग, उस इंस्टीट्यूट से एक और अर्जेंट रिपोर्ट आई है। ये फिर झो देहों ही। अगली रिपोर्ट में क्या वो बोलेंगे कि उन्होंने कोई रोबोट बना दिया? ओल्ड यान ने तंज कसा। रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने नई चिप बना ली थी। वो स्टैंडर्ड कितना नया था? रिपोर्ट के मुताबिक उसकी सटीकता पहले के मुकाबले पूरे 1% ज्यादा थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर शोर मच गया। 1% का बढ़ना कोई छोटी बात नहीं थी। ओल्ड यान ने लपक कर रिपोर्ट छीन ली। उसे ध्यान से देखने के बाद वो कांपने लगे। सबने पूछा, क्या हुआ यान? सब ठीक तो है? वो हकलाते हुए बोले, डेटा तो एकदम सही है। इंसान झूठ बोल सकता है, डेटा नहीं। वो सालों से इस फील्ड में थे, गलती तुरंत पकड़ लेते। पर इस रिपोर्ट का डेटा बिल्कुल। मैं हमेशा कहता था कि झो कभी नियमों के खिलाफ नहीं जाएंगे। पर यह मामला अजीब है। क्या उनकी पुरानी मेहनत का नतीजा अचानक सामने आया है? और किस्मत से उन्होंने 1% का ब्रेक थ्रू पा लिया। क्या ये वाकई इत्तेफाक है? सोंग मिंगयुआन ने बाकी बहस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने रिपोर्ट ली और 1.2% के ब्रेक थ्रू और नई चिप को बार बार ध्यान से देखा। दोस्तों, इस रिपोर्ट का डेटा झूठा नहीं हो सकता। इसका मतलब झो की बात सच है। पर अब असली सवाल उस रिपेयर शॉप पर आकर टिकता है। सोंग मिंगयुआन के चेहरे पर हैरानी और उलझन साफ दिख रही थी। मैकेनिक खानदानी हुनर सुनना आम बात थी, पर वो लिथोग्राफी मशीन कैसे ठीक कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, उसने उसे सच में ठीक कर दिया था।
मिनिस्टर सोंग, ये सच नहीं लगता। वो लिथोग्राफी मशीन का पार्ट था। वो किसी मामूली दुकान से कैसे आ सकता है? वो तो सबसे खास हिस्सा है। दुनिया के बस कुछ ही देश इसे संभाल पाते हैं। शायद दीन झो कुछ छुपा रहे हैं। क्या वो दुकान उनकी कोई सीक्रेट लैब है? या वो हमसे कोई सच छुपा रहे हैं? एक साइंटिस्ट की त्योरियां चढ़ गईं। कमरे में फिर शोर हुआ। वो हैरान थे, पर अब उस दुकान के बारे में जानने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो गए थे। हमें उस दुकान का पता लगाना ही होगा, एक बंदा बोला। ली, कुछ लोगों को लेकर जाओ और उस मैकेनिक का पता लगाओ। उनमें से एक ने काउंटर पर एक छोटा सा पुर्जा रखा। वो चौकोर था और सादा था। ये क्या है? पुराना MP3 प्लेयर या पुराना पावर बैंक? हाँ, ये म्यूजिक प्लेयर ही है। बॉस, इसे ठीक कर दोगे क्या? तुम्हारा म्यूजिक प्लेयर ऐसा दिखता है। हमें बेवकूफ बना रहे हो, मैंने भांप लिया था। ये सामने रखी चीज मिलिट्री जासूसी डिवाइस थी। गलत तरीके से बंद होने के कारण इसका सेफ्टी लॉक लग गया था। ये दोनों बस जांच करने। मैंने कहा, ये काफी पुराना लग रहा है, ठीक करना थोड़ा पेचीदा होगा। ऐसे पुराने पुर्जे ही हुनर की असली परीक्षा लेते हैं, अक्सर बस ये नखरे करते हैं। मैंने उस डिवाइस को उठाकर हिलाया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे, उन्हें मेरा ये अंदाज पसंद नहीं आ रहा था। इस बार मैंने बस उंगलियों से उसे थपथपाया। वो एक खास लय में थपथपाना था, पर उन दोनों के पसीने छूटने लगे। मैं उसके इमरजेंसी रीअसेंबली सीक्वेंस को सेट कर रहा था। मैंने समझ लिया था कि ये देश के लेवल का जासूसी डिवाइस है। ये सीक्वेंस अंदरूनी सेंसर को बिना पता चले ठीक करने। एक मैकेनिक को ये तरीका कैसे पता हो सकता था? उनके दिमाग में ये तूफान चल ही रहा था कि डिवाइस की रेड लाइट जल उठी। लो भाई, हो गया। मैंने कहा था ना, ऐसी चीजें ठीक हो जाती हैं। 20 रुपए हुए, QR कोड स्कैन करोगे या कैश दोगे? मैंने डिवाइस टेबल पर फेंका और उंगलियां दिखाईं। वो दोनों सन्न रह गए। तुम्हें कैसे पता चला? क्या? मैंने बताया तो था कि खानदानी हुनर है। मेरे दादा ने इसी से ट्रैक्टर ठीक किया था। वैसे तुम इसे MP3 प्लेयर बता रहे थे। ये गलत बात है। अगर मैं इसे खोलते हुए तोड़ देता तो जिम्मेदारी किसकी होती? ये सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें झटका लगा। उन्हें लगा था कि इस लड़के को कुछ नहीं पता, पर वो आते ही सब समझ गया था। वो दोनों पसीने से तर थे और चेहरे लाल हो चुके थे। चलो 20 रुपए भेजो अब। मुकरने की सोचना भी मत, मैं सब देख रहा हूँ। दोनों भाइयों ने सिर हिलाया और तुरंत फोन निकालकर 20 रुपए ट्रांसफर कर दिए। चलो अब कुछ और काम है। काम हो गया है तो निकलते क्यों नहीं? मैंने पैसे चेक किए और उनकी तरफ अजीब तरीके से देखा। हाँ, हम जा रहे हैं। वो डिवाइस उठाकर ऐसे भागे जैसे जान बचा रहे हों। वो दूर जाकर गाड़ी में बैठे और हांफने लगे। मिनिस्टर सोंग, वो दुकान सच में वही है? हाँ, दुकान मिल गई है। पर वो लड़का हमारी सोच से भी ज्यादा अजीब और शातिर है। जाते ही उसने हमें अपने जाल में फंसा लिया। उसे न सिर्फ ये पता था कि हम क्या ठीक कराना चाहते हैं, बल्कि उसे हमारा एन्क्रिप्शन अनलॉक करने का तरीका भी। यह कैसे हो सकता है? वह जासूसी डिवाइस टॉप लेवल का है। मिनिस्टर सोंग, आप मजाक तो नहीं कर रहे? उनकी बात बिल्कुल सच थी। वह मैकेनिक वाकई अजीब था, जिसे समझाना मुश्किल था। ठीक है, तुम दोनों वापस आ जाओ। इधर झो देहों को अस्पताल की गंध आई। मशीन से हल्की आवाज आ रही थी। डीन, आप होश में आ गए। हमारी चिप कहाँ है? वो यही है। उन्होंने तुरंत बॉक्स झपट लिया। अंदर चिप को सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। मुझे अभी डिस्चार्ज होना है। डॉक्टर ने कहा कि हालत ठीक नहीं है, आराम करिए। पर डीन बोले, नहीं, यह बहुत जरूरी वक्त है। मुझे जाना ही। जो देहों जिद करके उठे, कपड़े बदले और नांदो सैटेलाइट चिप को सीने से लगा लिया। जो कबाड़ थी, अब उनका खजाना थी। गाड़ी निकालो, तुरंत वापस चलना है। जल्द ही कार सुरक्षा जांच से गुजरते हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऑफिस के सामने रुकी। गाड़ी रुके ही एक रिसर्चर परेशान होकर भागा आया। क्या हुआ? क्या बात है? डीन, सेंट्रल सिस्टम के लोग आए हैं। जरा लैब जाकर देखो कि वे अचानक यहाँ क्यों आए हैं। शायद वे लिथोग्राफी मशीन के लिए बनाई हमारी नई चिप की जांच करने आए हैं। उन्हें 1% सटीकता पर यकीन नहीं है, इसलिए खुद देखने आए हैं। झो देहों चौंक गए। क्या वो चिप तैयार भी हो गई? रिसर्चर बोला, हाँ। आपके जाते ही काम हो गया था। डीन बोले, बढ़िया। पर रिपोर्ट किसने भेजी? ऐसे मामलों में पूरी सटीकता जरूरी होती है। चिप बनते ही रिपोर्ट भेज दी। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसे मिलिट्री डेटा में धोखाधड़ी माना जाएगा, जो कि बड़ा जुर्म है।
यह तो आफत मोल लेना हुआ। फिर उन्होंने आदेश दिया, चिप बनाने वाले सभी लोगों को तुरंत लैब में इकट्ठा करो। जो देहो लैब की तरफ भागे। वहां क्लीन रूम में लोग लिथोग्राफी मशीन को घेर कर बातें कर रहे थे। अगुवाई कर्नल यान कर रहे थे। इस मॉड्यूल का लूप पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड है और रास्ता भी नया है। यह तो कमाल की कारीगरी है। खास बात यह है कि बिना पुराने नियमों को तोड़े यह सब किया गया है। भला यह कैसे मुमकिन है? डीन झो हमें बताएंगे कि आपकी लैब में क्या चल रहा है। मशीन छोड़िए, इस चिप का ढांचा ऐसा क्यों है? झो हंस पड़े। वह क्या समझाते? उन्हें खुद नहीं पता था कि यह कैसे हुआ। यान साहब, इसे समझाना पेचीदा है। चलिए सीधे टेस्ट का डेटा देखते हैं। वह ज्यादा सही रहेगा। डेटा ही सब सच बयां कर देगा। नई चिप को जैसे ही टेस्टिंग स्लॉट में रखा गया, एक बीप की आवाज आई। स्लॉट लॉक हो गया। ऑटो टेस्ट शुरू हुआ। वैक्यूम और टेम्परेचर एकदम सेफ था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड भी चालू हो गई। पहले बेसिक टेस्ट हुआ। रिस्पॉन्स टाइम 3.8 नैनोसेकंड था। सुधार दर तय सीमा से 1.2% ज्यादा निकली। यह सुनते ही वहां हलचल मच गई। सिर्फ बेसिक डेटा देखकर ही वे हैरान रह गए। यान साहब, यह डेटा तो चौंकाने वाला है। हमारी नॉर्मल मशीन की सुधार दर बहुत कम होती है। कर्नल यान ने बिना कोई भाव दिखाए बस सिर हिलाया। पहला टेस्ट पास हुआ। अब दूसरा कड़ा टेस्ट शुरू हुआ। जो देहों शांत दिख रहे थे, पर उनका कांपता शरीर घबराहट बयां कर रहा था। कमांड पूरी होते ही स्क्रीन पर डेटा की बाढ़ आ गई। चिप पर हर तरफ से दबाव डाला जा रहा था ताकि उसकी सीमा जांची जा सके। आज लोड 99.6% था और टेम्परेचर 70 डिग्री तक पहुंच गया। हार जीत का फैसला इसी पल होना था। लैब में सन्नाटा था। सब सांस रोके थे। पुराने टेस्ट में ज्यादा गर्म होने पर चिप खुद को धीमा कर लेती थी और परफॉर्मेंस गिर जाती थी। पर इस बार डेटा 3.8 नैनोसेकंड पर टिका रहा। तापमान भी 76 डिग्री पर जाकर रुक गया। यह कैसे हो सकता है? इसकी कूलिंग ने इसे संभाल कैसे लिया? यह तो हमारे विज्ञान के नियमों के बिल्कुल उलट है। सब हैरान थे। जो देहों को अचानक कुछ बड़ा करने की सूझी। चलो बड़े अफसरों की आंखें खोलते हैं। उन्होंने आखिरी और सबसे कड़ा टेस्ट शुरू कर दिया। इसमें मशीन को तेज कंपन, गर्मी और दखल के बीच परखा जाना था। स्टाफ बोला, डीन, यह सबसे कड़ा लेवल है, चिप फूंक जाएगी। कोई चिप इसे नहीं झेल सकती। ओल्ड झो, हमने देख लिया कि चिप बेस्ट है। अब और टेस्ट मत करो। पर झो देहों धुन के पक्के थे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी। भले ही यान वहां थे, पर यह झो का इलाका था। आदेश सुना नहीं। तुरंत टेस्ट करो। सब डर रहे थे कि इतनी अच्छी चिप फालतू के कड़े टेस्ट के चक्कर में खराब न हो जाए। स्टाफ के हाथ रुक गए, पसीना बहने लगा। कर्नल यान मना कर रहे थे, पर झो देहों अड़े हुए थे। एक तरफ बड़ा अफसर था और दूसरी तरफ सीधा बॉस। किसी को भी नाराज करना आफत था। पर वे झो का हुक्म टाल नहीं पाए। मशीन फिर चालू हुई और स्क्रीन पर डेटा दौड़ने लगा। यान बोले, अगर यह फेल हुआ तो सीधे मिलिट्री कोर्ट जाओगे। झो ने अनसुना कर दिया। उनकी नजरें स्क्रीन पर थीं। चिप हर मुश्किल के बावजूद अपना काम बखूबी कर रही थी। अचानक स्क्रीन पर फाइनल रिजल्ट आया। सब कुछ 0। यानी 0 गलती, 0 एरर। सबकी आंखें फटी रह गईं। क्या यह सच है? यह देख यान का चेहरा लाल हो गया। जो, तुम इस चिप को तोड़कर ही मानोगे क्या? चलो एक बार फिर टेस्ट करो। स्टाफ ने फिर टेस्ट शुरू किया। नतीजा फिर 0 था। 1, 2, 3। हर बार रिजल्ट एकदम परफेक्ट 0 आया। भाई साहब, 5 टेस्ट। पुरानी चिप तो एक भी नहीं झेल पाती थी। जो पागल हो गए हैं, पर यह किसी चमत्कार से कम नहीं। अब यान से रहा नहीं गया। डीन झो ऐसा जीनियस कहां से ढूंढ लाए? बहुत हुआ, क्या अब हमारी चिप पास है? बस करिए डीन। और कोर्ट भेजने वाली बात का क्या हुआ? झो ने भी थोड़ा तंज कस दिया। यान मुस्कुराए, तुम तो बुरा मान गए। लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने 5 बार टेस्ट करके दिखा दिया। अब यकीन हुआ। अरे डीन झो, हम सब बूढ़े हो रहे हैं, इतना सीरियस क्यों होना? जाओ मेरी गाड़ी से बढ़िया वाली चाय पत्ती लेकर आओ। डीन को चाय पिलाते हैं। सब हैरान थे क्योंकि सब जानते थे कि यान बड़े गुस्से वाले हैं। लीजिए, यह 5 टेस्ट की रिपोर्ट है।
इस पर साइन कर दीजिए। अरे मैं खुद लाता हूँ, आपको क्यों तकलीफ देना। यान ने खुद कागजात लिए और देखने लगे। उनकी मुस्कान और बढ़ गई। पांचों टेस्ट का डेटा अलग था, पर चिप की स्टेबिलिटी लगातार बढ़ रही थी। यह अविश्वसनीय था। डाटा देखकर यान बेहद खुश थे। अगर ऐसी तकनीक हाथ लग जाए तो फिर बड़े देश भी हमारे सामने पानी भरेंगे। दोस्त, एक बात पूछूं? यह सब वाकई उस मैकेनिक की वजह से हुआ है? यान ने पेपर्स बैग में रखे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। कम से कम यह तो बताओ उसने क्या यूज किया। यह हमारे साइंस के लिए बहुत बड़ी बात है। जो बोले, ठीक है, मैं उस दुकान वाले को फोन लगाता हूँ। सब शांत हो जाओ। हेलो बॉस चेन, मैं शेन किंगसी का अंकल बोल रहा हूँ। डिस्टर्ब तो नहीं किया? उस दिन मैंने आपसे एक सामान ठीक कराया था, याद है? हाँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? कोई काम था क्या? नहीं, बस खुशखबरी देने के लिए फोन किया था। यह तो होना ही था, इसमें नई बात क्या है? उस मशीन को ठीक करने के लिए मैंने लाओ गान मा अचार के ढक्कन का टिन उखाड़कर उसका पाउडर बनाकर सोल्डरिंग की थी। पहले तो मैं बिस्किट के डिब्बे का ढक्कन लगाने वाला था। आपसे बस कुछ 100 रुपए लिए, आपकी तो लॉटरी लग गई। अचार के डिब्बे का ढक्कन लिथोग्राफी मशीन में? यह टेक्नोलॉजी तो कुछ ज्यादा ही एडवांस है भाई। बॉस चेन के पास मशीन ठीक करने पहली बार लग रहा है कि यह मशीन इतनी सस्ती है कि किसी भी ढक्कन से ठीक हो जाए। वैसे अंकल, सब ठीक तो? मैं थोड़ा बिजी हूँ, पड़ोस वाली आंटी इंडक्शन चूल्हा ठीक होने का इंतजार कर रही हैं। जो के कुछ बोलने से पहले मैंने फोन रख दिया। पूरी लैब में सन्नाटा पसर। लास्ट में बॉस ने क्या कहा? वो इंडक्शन चूल्हा ठीक करने जा रहे हैं। जो बंदा लिथोग्राफी मशीन सुधार सकता है, वो चूल्हा क्यों ठीक? जो देहों ने थूक गटकते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। उन्होंने कहा कि पड़ोस की आंटी को खाना बनाने की जल्दी है। यान ने इस बात को दोहराया और अचानक चक्कर खाकर सीधे मुंह के बल जमीन पर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया। कुछ देर बाद अस्पताल में डॉक्टर ने बताया, मरीज की हालत ज्यादा सीरियस नहीं है, बस हार्ट अटैक आया है और बीपी बहुत बढ़ गया है। यह सुनकर जो की जान में जान आई। इस उम्र में इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो? यान बोले, अचार के ढक्कन से मशीन ठीक होने की बात से बड़ा झटका क्या होगा? हाँ, इसने तो साइंस के सारे नियम ही बदल दिए। आखिर वो मैकेनिक है कौन? डीन जो, क्या हम उनसे फिर बात कर सकते हैं? हमें जानना है वो कौन सा ढक्कन था। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। डीन जो, इसे छुपाकर मत रखिए, यह पूरे देश का फायदा है। क्रेडिट आपको ही मिलेगा, हम नहीं। बात क्रेडिट की नहीं है, बस उस बॉस का मिजाज थोड़ा कड़क है। हम चाहे जितने बड़े अफसर हों, उनकी नजर में कोई मायने नहीं रखते। सही मौका मिलते ही मैं उन्हें देश की मदद करने के लिए मना लूंगा। यह सुनकर सबने हामी भरी। दोपहर होते होते सुबह का काम खत्म हो गया। मैं मुंह में टूथपिक दबाए कुर्सी पर आराम से झूलते हुए सोच रहा था कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तभी बाहर से एक जानी पहचानी। चेन बेटा, खाना खाया क्या? देखो इंडक्शन चूल्हा कितनी जल्दी ठीक कर दिया। मैंने अभी अभी गर्मा गर्म। चलो यह मीट खाकर देखो। अरे थैंक यू आंटी। होटल के मसालों से लाख गुना बेहतर घर का सादा खाना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। आप तो कभी रिपेयरिंग के पैसे भी। अगर आज आप खाना न लाती तो मैं भूखा ही रह जाता। आपका हुनर तो सर्विस सेंटर वालों से भी बेस्ट है। उधर सोंग मिंगयुआन के ऑफिस में दो लोग सिर झुकाए खड़े थे। सोंग मिंगयुआन तान कर बैठे थे और सामने वो सुधरा हुआ जासूसी डिवाइस रखा था। यह टॉप सीक्रेट मिलिट्री डिवाइस था, जिसे बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नहीं सुधार पाए थे। उसे एक छोटी सी दुकान वाले ने चुटकियों में ठीक करके करोड़ों का काम कर दिया। इसमें कितना वक्त लगा? सिर्फ 5-6 मिनट। क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ? यह नामुमकिन है। वो बोले, सर हम तो उसे म्यूजिक प्लेयर बता रहे थे, पर उसने देखते ही उसका सीक्रेट। उसने हमारे सीक्रेट सिस्टम को बिना किसी टूल के बस उंगलियों के इशारे पर चालू कर दिया। यह तो एकदम जादुई और फ्यूचरिस्टिक लगता है। पूरे ऑफिस में सन्नाटा पसर गया। सोंग मिंगयुआन कुर्सी पर पीछे टिक गए, आंखें बंद करी, पर उनका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। क्या उस दुकान में कुछ खास दिखा? उन्होंने कहा, नहीं सर, बिल्कुल आम और कबाड़ से भरी दुकान है। हर तरफ तार और कचरा फैला हुआ है। हमने पूरी दुकान अच्छे से छान मारी, पर वहां कोई छुपा हुआ कमरा या हाईटेक मशीनरी नहीं मिली। सोंग मिंगयुआन ने मायूसी से एक लंबी सांस ली। जो बंदा इतनी आसानी से हमारा कोड तोड़ सकता है, वो उस कबाड़ दुकान में क्यों रहेगा? यह अजीब है। कहीं यह झोंका कोई? पर ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो उनका खास बंदा होता तो झो उसके बारे में कभी रिपोर्ट न सौंपते। तभी अचानक दरवाजा खुला। मिनिस्टर सोंग, देखिए। झो सच कह रहे थे। वो 1% सटीकता वाली बात बिल्कुल सच है। आपको यह रिपोर्ट कहां से मिली? सोंग मिंगयुआन ने रिपोर्ट देखी और उनके माथे पर बल पड़ गए। यान, हमें यह रिपोर्ट वही की है। सर, अब हम दुनिया के सामने अपनी इस नई कामयाबी का ऐलान शान से कर सकते हैं। वैसे यान कहाँ हैं? वो साथ क्यों नहीं आए? अस्पताल में हैं। क्या हुआ उन्हें?
कुछ खास नहीं, बस रिपोर्ट देखकर इतने एक्साइटेड हो गए कि बीपी बढ़ गया। सोंग मिंगवान हैरान रह गए। बड़े बड़े अफसर इस रिपोर्ट को देखकर ढेर हो रहे थे। अब लग रहा था कि हम दूसरे देशों को करारा जवाब दे पाएंगे। हेलो, जनरल झाओ हो बोल रहे हैं। मुझे पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जनरल, मैं जानता हूं आप उसे पकड़ना चाहते हैं, पर यह नियमों के खिलाफ है। सोंग मिंगयुआन बार बार मना कर रहे थे और उनका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। झाओ, मैं चाहकर भी मदद नहीं कर सकता। वो बंदा हर कमांडर के लिए एक दुःस्वप्न है। वो कभी नियमों से नहीं खेलता, उसकी चालें बेहद चालाकी भरी होती हैं। पिछले साल झाओ की पूरी टुकड़ी अभ्यास खत्म होने से पहले ही उसका नियम ही यही था कि कोई नियम नहीं होगा। ओल्ड सोंग, यह अभ्यास फ्यूचर की जंग के लिए है। हम पुरानी तकनीकों से नई जंग नहीं लड़ सकते। इसलिए इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। मुझे उसे हर हाल में पकड़ना है। झाओ, आर्मी और रिसर्च इंस्टीट्यूट के नियम अलग हैं, दोनों अलग सिस्टम हैं। तुम रिसर्च की चीजें आर्मी की लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते। सोंग घबरा रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने मदद की तो जांच टीम उन पर भी सवाल उठाएगी। नियम अपनी जगह हैं, पर इंसान को तो समझना चाहिए। ओल्ड सोंग, प्लीज मदद कर दो। मैं तुम्हें अपने बेस्ट सिपाही दूंगा और पुरानी शराब भी पिलाऊंगा। सिपाही और शराब मेरे पास भी बहुत हैं। भाई सोंग, कुछ लेजर वेपन या नया गैजेट ही दे दो, मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। तुम्हारी लैब का कोई छोटा सा मॉडल भी चलेगा। झाओ मिन्नतें कर रहे थे, जिससे सोंग के माथे पर पसीना आ गया। वह जानते थे कि इस सामान से अभ्यास का मकसद ही खत्म हो जाएगा। भाई सोंग, क्या उसकी चालें जायज हैं? ड्रोन और मिसाइलें ऐसे लाता है जैसे कोई साइंस फिक्शन फिल्म हो। मेरा रडार ऑन होने से पहले ही खेल खत्म हो जाता है। अगर वेपन नहीं दे सकते तो कुछ सटीक चिप ही दे दो, मैं खुद फिट कर लूंगा। नहीं जनरल, यह मुमकिन नहीं। सोंग, तुम भी अजीब हो। फिर मेरी हार का तमाशा देखना। झाओ ने गुस्से में फोन पटक दिया। सोंग टोन सुनते रह गए, उन्होंने झाओ को नाराज कर दिया था। उधर रिसर्च इंस्टीट्यूट में मशीनों का शोर था और रिसर्चर भाग दौड़ कर रहे थे। डीन झो, यह क्या चल रहा है? हमारे पास इतने प्रोजेक्ट्स कब से आ गए? दूसरा बोला, पता नहीं, शायद उन्होंने नानदौ 3 सिस्टम ठीक किया है और उसकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं। पर वो तो कबाड़। डीन ने उसे कहाँ ठीक कराया? कहीं फिर से उसी दुकान वाले ने तो कमाल नहीं कर दिया। क्या वो कबाड़ी नानदौ 3 भी ठीक कर सकता है? नीचे काम करने वाले सब परेशान थे। जब से उस जादुई दुकान का पता चला था, तब से मशीनें और लोग बिना रुके लगातार काम पर लगे हुए थे। अरे क्या गप्पे लड़ा रहे हो? जल्दी करो, डीन झो आ रहे हैं। तभी झो देहो स्पेशल सूट पहने हाथ में एक छोटा बॉक्स लिए अंदर। तैयारी कैसी है? सर, सब रेडी है, झो बोले। नानदौ 3 सैटेलाइट सिस्टम की हाई प्रिसिजन चिप तैयार है। टेस्ट शुरू करो। टारगेट लॉक हो गया है। लेवल 5 का जैमिंग सिग्नल ऑन करो। यह सुनते ही सब ठिठक गए, क्योंकि लेवल 5 का मतलब था युद्ध जैसा सबसे खराब माहौल। ऐसा माहौल किसी भी बड़े नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह अंधा कर देता है। झो देहो ने आदेश दिया, ठीक है, शुरू करो, और ड्रोन उड़ने लगा। स्क्रीन पर ड्रोन के सारे पैरामीटर दिखने लगे। तभी अचानक वहां का माहौल बदला और सारा डेटा तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। हजारों खराब सिग्नलों ने ड्रोन को घेर लिया। जो ड्रोन अभी तक बिल्कुल स्थिर था, वो अब हवा में डगमगाने लगा था। तभी अलार्म बजा कि ड्रोन अपने रास्ते से भटक गया है। स्क्रीन का डेटा देखकर झो देहो का चेहरा उतर गया। क्या टेस्ट फेल? शायद दुनिया सबके साथ न्याय करती है। चेन ने लिथोग्राफी मशीन ठीक कर दी, वही बहुत था। अब उनसे सीधे सैटेलाइट की उम्मीद करना, यह काम शायद उनके बस का नहीं था। हालांकि मशीन ठीक करना भी बहुत बड़ी बात थी। पर जैसे ही झो निराश हुए, तभी लैब में सब हैरान रह गए। उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा। स्क्रीन पर एक तीसरा डेटा पॉइंट दिखा। यह चिप के अपने खुद के एल्गोरिदम से आ रहा था। उसने ड्रोन के डेटा को संभाला और खुद ही एक दूसरा एल्गोरिदम जोड़ दिया। आखिरकार स्क्रीन का डेटा स्थिर हुआ और ड्रोन मजे से हवा में तैरने लगा। यह क्या है? क्या हमारे सैटेलाइट में ऐसा कुछ है? नानदौ में तो नहीं है, पर बॉस चेन के पास जरूर है। झो मुस्कुरा उठे। मैंने तो बस यूं ही एल्गोरिदम में थोड़ा बदलाव किया था, पर यह कमाल कर देगा और लेवल 5 के झटके भी झेल जाएगा। उन्होंने सोचा, उस लड़के के दिमाग में क्या चलता है? अगर मैं उसे अपनी लैब में ले आऊं तो लोग बोले, यह बंदा तो छा गया। आखिर कौन है यह बॉस? क्या वो कुछ भी ठीक कर सकता है? सब हैरान थे। पहले लिथोग्राफी मशीन का पार्ट बनाया और अब नानदौ 3 की चिप भी। उसने जो भी छुआ वो पहले से बेहतर हो गया। इन शानदार रिपोर्ट्स के बाद पूरी लैब में एकदम सन्नाटा छा गया। सब दंग थे। यह डेटा सिर्फ नानदौ 3 की कामयाबी नहीं, बल्कि देश के साइंस इतिहास में एक अनोखा चमत्कार था। झो ने तुरंत फोन घुमाया। हेलो मिस्टर चेन, यह नानदौ 3 की चिप है। तुम तो मेरी दुकान पर आफत बनने वाले थे। क्यों फोन किया? पैसे वसूलने हैं क्या? नहीं, बस यह बताने के लिए फोन किया था कि
जो चिप आपने ठीक की थी वो अब मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक बिल्कुल सटीक काम कर रही है। कमाल का डेटा है, चेन बोले। अच्छा, और कुछ? जो हैरान थे कि वो इस डेटा से आपको हैरानी नहीं हुई? मैं क्यों हैरान हूं? क्या आपको लगता है मैं कोई ठग हूं? मेरे भी कुछ कायदे कानून हैं। आपको क्या लगता है मैंने आपके कुछ 100 रुपए मुफ्त में लिए? मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, मैं फोन रख रहा हूं। जो सोच में। डीन, अगर सब ठीक है तो ये चिप लगा दीजिए। मुझे स्पेस मिनिस्ट्री जाना है। नांदोक 3 वहीं से मिला था, उन्होंने झो को। दूसरी तरफ एक मिलिट्री गाड़ी भी तेजी से उसी तरफ जा रही थी। पिछली सीट पर बैठे झाओ हु का चेहरा गुस्से। वो सोंग कितना जिद्दी है, ऐसे मौके पर भी मेरी मदद नहीं की। मत करो, मैं खुद सीधे एविएशन डिपार्टमेंट जाकर झेंक विवेंग। यह सोचकर झाओ हु की उम्मीदें बढ़ गईं। उधर एविएशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में भारी गहमागहमी थी, लोग पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे। झेंग क्विवेन का ऑफिस किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। फोन लगातार बज रहे थे और लोगों की भीड़ किसी बाजार जैसी लग रही थी। सबके चेहरों पर जल्दबाजी साफ दिख रही थी। सर, इस ड्रोन इंजन की रिपोर्ट पर साइन चाहिए। सर, लॉन्च साइट 3 का प्लान भी एक बार देख लीजिए। झेंग हाथ में फोन पकड़े और फाइल्स देखते हुए सोच रहे थे कि काश उनके कई हाथ होते। तभी दरवाजे पर एक आवाज गूंजी। अरे ओल्ड झो, यहाँ कैसे आना हुआ? कौन सी हवा लाई? नांदो 3 चिप की हवा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए नांदो 3 ठीक कर दिया। पर वो प्रोजेक्ट तो बंद हो गया था ना। तुमने कहां से ठीक कराया? इसकी परफॉर्मेंस अब लाजवाब है। हमारी लैब ने चेक किया है, तुम इसके फीचर्स देखकर चौंक जाओगे। देखो झो, मेरी फाइलों का पहाड़ देखो। खुद देख लो, आज मेरे पास इन सब फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। मैंने सच में। जो मैं फिर कह रहा हूं, बड़े अफसरों ने नांदो 3 को बंद कर दिया था। इसे सुधारने में बहुत पैसा और मेहनत लगेगी और कोई गारंटी भी। पर मैंने इसे सच में ठीक कर दिया है, एक बार देख तो लो। हाँ ठीक है, तुम्हारी लैब बेस्ट है। पर अभी मुझे। अगर यह सच में ठीक हो गया है तो यह तुम्हारा हुआ। झेंग ने बॉक्स हटा दिया। जो का चेहरा उतर गया और उन्हें पैर से लेकर सिर तक। वह बॉक्स उठाकर ऑफिस से बाहर चले गए। उसी वक्त झाओ हु और उनका गार्ड भी मुंह लटकाए बिल्डिंग से बाहर निकले। यह झेंग वेवेंग भी बिल्कुल सोंग जैसा निकला। नियमों का पक्का, जिससे निपटना बहुत मुश्किल था। सामदाम दंड भेद सब बेकार गए, वो टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही दोनों आंगन में आए, उन्हें किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। नांदो 3, क्या यह वही पुराना हाईटेक प्रोजेक्ट है जो बंद हो गया था? झाओ हु ने मुड़कर देखा तो सामने गुस्से में तमतमाए झो देहो खड़े थे। सर, क्या आप नांदो 3 की बात कर रहे हैं? झो ने ऊपर देखा और अरे बाप रे, उन्होंने सोचा। भले मैं इसे नहीं जानता, पर कंधे के स्टार्स साफ दिख रहे हैं। जी सर, यह नांदो 3 ही है। हमारी लैब ने इसे सुधारा है, पर झेंग इसे नकली। झो ने झाओ हु को सैल्यूट किया और अपना छोटा बॉक्स खोलकर दिखा दिया। नांदो 3, मुझे याद है यह प्रोजेक्ट बंद हो गया था, पर हमारी लैब ने इस मुश्किल को पार कर लिया है। हमने इसकी चिप टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड कर दिया है कि इसकी सटीकता लाजवाब है। जैमिंग का इस पर कोई असर नहीं होता, आसमान भी टूट पड़े तो भी। सबसे बड़ी बात, इसका अपना अलग एल्गोरिदम है। झो को अपनी भड़ास निकालने का मौका मिला तो वो जोश में बताते चले गए। क्या? झाओ हु दंग रह गए। वो सेना के जनरल थे, जंग लड़ना जानते थे, पर रिसर्च डेटा के बारे में उन्हें कुछ खास। अगर इसे मिसाइल में लगा दिया जाए तो यह सीधे निशाने पर लगेगी। अगर सैनिक इसे लेकर दुश्मन के इलाके में घुस जाएं तो कमांड सेंटर से। झाओ हु की हैरानी अब गहरे झटके में बदल चुकी थी। उनकी सांसें तेज हो गईं। वो हमेशा से हो श्याओ को हराने का सपना देख रहे थे। सटीक लोकेशन, तगड़ी एंटी जैमिंग और अपना खुद का कम्युनिकेशन, हर एक खूबी सीधे झाओ के दिल को छू गई। क्या तुम अपनी बात की जिम्मेदारी? बिल्कुल। मैं 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूं, अपनी बात से नहीं पलटूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए स्पेशल फंड मंजूर करता। मैं इसके बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन का पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर फंड कम पड़ा तो और लाऊंगा। पर शर्त यह है कि हमारी आर्मी ही इसका सबसे पहले टेस्ट करेगी। जनरल, अभी इसका मास प्रोडक्शन मुमकिन नहीं है क्योंकि इस चिप का सिस्टम बिल्कुल नया और अनोखा है। यह फ्यूचर की चाबी है, पर अभी हमारे पास ऐसी सिर्फ एक ही चाबी है। इसकी अंदरूनी बनावट समझनी होगी और इसे स्पेस में सैटेलाइट से जोड़ना पड़ेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं बेस्ट लैब से मदद मांगता हूं। मुझे नहीं लगता कि हमारा देश एक तैयार प्रोडक्ट को देखकर भी उसे डिकोड नहीं कर पाएगा। झो बोले, सर, हमारी लैब। देश की ऐसी कौन सी लैब है जो यह काम नहीं कर सकती? तुम नाम लो, मैं वहां जाऊंगा। क्या वो एक छोटी। उनकी नजर में तैयार प्रोडक्ट होने का मतलब था कि बस उसकी नकल करनी है। जनरल, सच में कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट यह काम नहीं कर। तो क्या तुम किसी मामूली मैकेनिक की दुकान पर जाओगे? क्या बकवास है? झाओ हु की आवाज अचानक तेज हो गई। उन्हें लगा उनके कान खराब हो। अगर कोई लैब यह नहीं कर सकती तो एक छोटी सी दुकान वाला कैसे करेगा? मजाक कर रहे हो? यह देश के फ्यूचर का। जनरल, यह सुनने में अजीब है पर मैं इसे तुरंत नहीं समझा सकता।
वहां चलकर खुद देख लीजिए, दुकान के अंदर प्लास्टिक जलने की तेज बदबू आ रही थी। मैं चिमटी से एक पुराने एम्पलीफायर पर चावल के दाने से भी छोटा कैपेसिटर लगा रहा था। तभी आवाज आई, 80 के दशक का एम्पलीफायर ठीक। मिले 2 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स। टोटल पॉइंट्स 1940। मैंने चिमटी रखी और बुदबुदाया, कितने दिन हो गए, बस चूल्हे ही ठीक कर रहा हूं। पॉइंट्स कछुए की चाल से बढ़ रहे हैं। पिछली बार जब लिथोग्राफी मशीन और नांदौ 3 की चिप ठीक की थी तो पॉइंट्स कितनी तेजी से बढ़े थे। ऐसे तो स्टार डिस्ट्रॉयर का ब्लूप्रिंट। तभी दुकान के सामने एक मिलिट्री गाड़ी आकर रुकी। झाओ हू ने उस आम सी सड़क को देखा और उनके माथे पर, जनरल यही वो जगह है। सड़क पर काफी चहल पहल थी और रेहड़ी वाले आवाजें लगा रहे थे। यह किसी भी दूसरी आम सड़क जैसी ही थी। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा सीक्रेट बेस यहाँ खुल जाएगा? एंट्री कहाँ से है? कैसा सीक्रेट बेस सर? यहाँ कोई सीक्रेट बेस या खुफिया रास्ता नहीं है। यही वो दुकान है जहाँ हमें जाना है। झाओ हू भड़क गए, जो मजाक कर रहे हो? जो नांदौ 3 लैब में ठीक नहीं हुआ उसके लिए इस कबाड़ खाने मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू होने वाली है और तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। झाओ हू का गुस्सा फूट पड़ा। जनरल शांत, हमारा नांदौ 3 यहीं ठीक हुआ था और लिथोग्राफी मशीन भी यहीं सेट हुई थी। अगर यह जगह इसे ठीक नहीं कर सकती तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्या यह लिथोग्राफी मशीन भी ठीक कर लेता है? झाओ हू दंग रह गए। सब जानते हैं कि उसे संभालना कितना मुश्किल है। क्या यह? उन्होंने झो को ध्यान से देखा। वो सेवंथ इंस्टीट्यूट के असली डायरेक्टर थे। इतना बड़ा अफसर झूठ तो नहीं बोलेगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं, पर अगर बात झूठी निकली तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। झाओ हू कपड़े ठीक कर आगे बढ़े। झो ने राहत की सांस ली। जैसे ही वो अंदर आए मुझे उनके सामान की खराबी पता चल गई। शॉर्ट सर्किट वाली फ्लैशलाइट, खराब कोटिंग वाले चश्मे और टूटा हुआ कम्युनिकेटर। अंदर आते ही मुझे झाओ हू के साथी के खराब मिलिट्री सामान की पूरी जानकारी मिल गई। सामान मिलिट्री का था और आगे खड़ा बंदा पक्का कोई बड़ा अफसर था। मैंने कहा, बॉस बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। अंकल राम राम, कैसे हैं? भले मुझे झो खास पसंद नहीं थे, पर कस्टमर तो भगवान होता है, इसलिए तमीज से बात करनी पड़ी। सब बढ़िया है बॉस, चेन का सुधारा सामान एकदम फर्स्ट क्लास चलता है। हमने टेस्ट किया, परफॉर्मेंस पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। झाओ हू ने पास। उन्होंने सोचा था दुकान का मालिक कोई अधेड़ उम्र का आदमी होगा, पर सामने तो 20-21 साल का एक लड़का खड़ा था। दुकान में कोई हाईटेक टूल नहीं था, बस जंग और प्लास्टिक जलने की बदबू थी और सामने एक बेपरवाह सा लड़का था। क्या यह लड़का जीनियस है? मजाक है क्या? वो जाने लगे तो झो बोले, जनरल अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ, आप कहाँ जा रहे हैं? हमारा हिसाब बाद में होगा। वैसे अफसर साहब, आपके गार्ड की टॉर्च खराब है। उसके चश्मे की थर्मल लेयर भी उखड़ी है। रात में तो वो अंधा ही है। और हाँ, कान के कम्युनिकेटर का सिग्नल मॉड्यूल भी जला। मेरी आवाज धीमी थी पर सबको साफ सुनाई दी, खासकर उस गार्ड को। उसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा। यह क्या बकवास? रिपोर्ट सर, ट्रेनिंग के दौरान टॉर्च टूट गई थी और बाकी सामान भी खराब है। मैं आज ही बदलने वाला था, पर अचानक रास्ता। तुमने इतना जरूरी सामान खराब कर दिया। बिना बताए मिशन पर निकल पड़े। जंग के मैदान में तो तुम सीधे निशाने पर आ जाते। झाओ हू पहले ही गुस्से में थे। उन्होंने गार्ड को बुरी तरह डांटना शुरू कर दिया, पर फिर अचानक वो ठिठके, क्योंकि उन्होंने अंदर आकर एक शब्द, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? झाओ हू को इस बात का एहसास हुआ और उनकी अनुभवी आंखें मुझ पर टिक गईं। बरसों के फौजी तजुर्बे का रोब साफ दिख रहा था। पास खड़े झो भी घबरा गए। उन्हें लगा कि कहीं झाओ अपने गार्ड से कहकर मेरी पिटाई न करवा दें। मैंने कहा, क्या कोई शरीफ आर्मी में आपकी जो भी रैंक हो, पर यह मेरी दुकान है। यह तमीज से रहना होगा, वरना आप बाहर का रास्ता। यह सुनकर झो सन्न रह गए। अरे चेन बेटा, इतना कड़क क्यों हो रहे हो? वो जनरल हैं, चाहे तो तुम्हारी दुकान पल भर में बंद करवा। झाओ हू खुद हैरान थे। आज तक ट्रेनिंग के दिनों के अलावा किसी ने उनसे इस टोन में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करो? तभी गार्ड मुक्का तानकर मेरी तरफ झपटा। झाओ हू गरजे, पीछे हटो। किसने आगे बढ़ने को कहा? गार्ड तुरंत पीछे हट गया। सुनो भाई, यह रिपेयरिंग की दुकान है, अखाड़ा नहीं। अगर लड़ना है तो बाहर जा। मैं बाहर से शांत। इन बड़े अफसरों के गार्ड सच में खतरनाक होते हैं। उनकी बॉडी देखकर ही लग रहा था कि एक घूंसा पड़ा तो खेल। जो बोले, चेन बाबू, पिछली बार आपने नांदौ 3 सैटेलाइट की जो चिप ठीक की थी, उसे हमें एक मिसाइल में फिट करना है ताकि सही लोकेशन मिल सके। हो जाएगा ना? यह सुनते ही मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। बड़ा काम था। हमारी विरोधी टीम में हो श्याओ नाम का बंदा है, हम हमेशा हारते हैं। पर झाओ हू ने गंभीरता से पूछा। मैंने सोचा अगर मना किया तो ये पुरानी कसर निकाल देंगे। काम तो हो जाएगा, पर इसके लिए इतने। मैंने 5 उंगलियां दिखाकर इशारा किया। झो ने तुरंत फोन निकाला। 500 रुपए। ठीक है, मैं अभी स्कैन करके पे करता हूँ। क्या? 500 रुपए? इस बार मुझे 50,000 रुपए चाहिए। क्यों? पहले तो 500 ही थे ना।
अचानक दाम क्यों बढ़ा दिया? क्योंकि मुझे यह बंदा पसंद नहीं आया। इसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। 50,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, मैंने झाऊ की तरफ इशारा किया। ठीक है, 50,000 मंजूर हैं। बल्कि मैं तुम्हें 50,000 और ऊपर से दूंगा, पेमेंट की आवाज आई और मैंने यह बड़ा ऑर्डर ले लिया। पैसे तो मिल गए, पर यह काम इस दुकान में नहीं हो सका, क्योंकि यह बेहद सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट है और जानकारी लीक होने का खतरा है। आप बहुत बड़े अफसर लग रहे हैं। आप यह तो नहीं चाहेंगे कि मैं सरेआम शहर के बीचों बीच मिसाइल के शेल पर। क्या पता आप लोग क्या करते हो? अगर कोई जरूरी बात लीक हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मेरा मतलब है आप बड़े अफसर लगते हो। अब आप यह तो नहीं चाहोगे कि मैं नांदौ 3 की चिप किसी गोली पर लगा दूं? कम से कम मिसाइल का शेल तो चाहिए ना। और ऐसी चीज अगर शहर में दिखी तो मैं सीधे न्यूज में आ जाऊंगा। झाओ हु को फिर अपनी गलती माननी पड़ी, क्योंकि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, तुम दोनों बस 2 मिनट रुको, मैं अपना सामान पैक कर लूं। यह कहकर वो सीधे अंदर स्टोर रूम में चले गए। जो देहो और झाओ हु हैरान थे कि वो सिर्फ एक फटा पुराना कपड़े का थैला लेकर बाहर। बस इतना ही सामान? बाकी कीमती मशीनें कहाँ हैं? मैंने झाओ हु को घूरते हुए कहा, मेरा दिमाग ही सबसे बड़ी मशीन है। यह कहकर वो दुकान से बाहर निकल गए। जो ने सोचा चलो ठीक है, काम होना चाहिए। तुम दोनों पैदल आए हो क्या? टैंक वैन न सही, कम से कम मिलिट्री की। हाँ हाँ बिल्कुल, जो देहो ने तुरंत गार्ड को इशारा किया। थोड़ी ही देर में एक आम कार और एक मिलिट्री गाड़ी वहां आ गई। चलो बढ़िया है, मिलिट्री गाड़ी में कभी बैठा नहीं था। दोनों गाड़ियां हाईवे पर तेजी से दौड़ने लगीं। मैं पिछली सीट पर आंखें बंद करके आराम करने लगा। मिसाइल में चिप लगाना बाकी रोज के कामों से कहीं। आम मिसाइलों का रास्ता आखिरी वक्त में हवा, तापमान, नमी और टारगेट के हिलने डुलने की वजह से अक्सर भटक जाता है। इस आखिरी भटकाव को ठीक करने के लिए मिसाइल के अंदर लगे छोटे पावर डिवाइस उसका रुख बदलकर सीधे निशाने पर बिठा देते हैं। कुछ घंटों बाद गाड़ियां कड़ी सुरक्षा वाले कैंप में घुसी। ऊंची दीवारें, बिजली के तार और हर तरफ हथियारों से लैस मुस्तैद फौजी। अंदर कदम रखते ही वहां का कड़ा माहौल महसूस हो रहा था। भाई मानना पड़ेगा, असली मिलिट्री कैंप है। माहौल एकदम कड़क है। जो बोले, चेन बाबू हम पहुंच गए। मैं अपना थैला उठाकर गाड़ी से नीचे उतरा। अंदर का नजारा देखकर मैं दंग रह गया। यह मेरी दुकान से लाख गुना बेहतर था। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जैसा ढांचा, जहां अजीबोगरीब मशीनें चल रही थीं और हर तरफ स्टाफ काम में बिजी। मुझे देखते ही सब आपस में कानाफूसी करने लगे, अरे ये तो जनरल झाओ हैं। पर इनके पीछे ये लड़का कौन है? ये तो कोई बड़ा अफसर नहीं लगता, बल्कि किसी गांव का सीधा साधा लड़का लग रहा है। अबे चुप रह, जनरल साहब जिसके साथ आए हो वो। वेई साहब ने सबको काम रोककर इकट्ठा होने को कहा। थोड़ी ही देर में दर्जनों इंजीनियर्स एक लाइन में खड़े हो गए। मैं परिचय करा दूं, ये हैं जो देहो, सेवंथ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। और ये हैं चेंग युआन झो, एक रिपेयर शॉप के मालिक। सब मुझे अचरज से देखने लगे। एक दुकान वाला यहाँ क्या कर रहा है? डायरेक्टर साहब आखिर बात क्या है? झो ने बॉक्स से एक चिप निकालते हुए कहा, हम खास। ये क्या चीज है? ऐसी चिप पहले कभी नहीं देखी। कोई नई हाईटेक बला लगती है, पर इसका काम क्या है? सब गर्दन उठाकर उस चिप को गौर। यह नांदौ 3 सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम की असली चिप है, झो देहो ने मुस्कुराते हुए बताया। पर नांदौ 3 का प्रोजेक्ट तो बंद हो गया था ना। हमारे पास न टेक्नोलॉजी थी न बजट। यह वापस कैसे आई? बेस के हेड वेई साहब ने तुरंत चिप हाथ में लेकर चेक की। वाकई लाजवाब है। ऐसी टेक्नोलॉजी मैंने आज तक नहीं देखी। इसका बेस मटेरियल भी आम सिलिकॉन नहीं, बल्कि कार्बन जैसा लग रहा है। इसकी बारीकी देखो, यह 3 नैनोमीटर से भी कम की है। किस लैब ने इसे बनाया है? और इसकी हीटिंग का क्या? इतनी तेज स्पीड। कुछ ही सेकंड में सब लोग हैरान होकर शोर मचाने लगे। झाओ हु चुपचाप देख रहे थे। यहाँ के इंजीनियर्स बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट से आए थे, और वो भी। तो क्या ख्याल है? वेई साहब सिर हिलाकर बोले, माफ करना जनरल, हमारी समझ से बाहर है। बस इतना जानते हैं कि यह बनाने वाली लैब कोई मामूली जगह है। सबके चेहरे उड़े हुए थे। झाओ हु का मूड खराब हो गया। वो अपने स्टाफ को बहुत होशियार समझते थे, पर वो एक छोटी सी चिप। बॉस चेन, अब आप ही इन्हें समझाओ। झाओ हु ने गहरी सांस लेकर मेरी तरफ देखा। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। यहाँ का सेटअप मेरी दुकान से लाख गुना बेहतर है, पर इतने शानदार टूल्स इन अनाड़ियों के हाथ में देना सरासर बर्बादी है। मैं हंसते हुए आगे बढ़ा। मुझे पता था तुम लोग इसे समझ नहीं पाओगे, पर इतने फिसड्डी निकलोगे ये नहीं सोचा था। सब भड़क गए। अबे तू है कौन? हम सब पीएचडी होल्डर्स हैं। ये लड़का तो कॉलेज पास भी नहीं लगता। इतनी अकड़ किस बात की? मैंने कहा, यह नांदौ 3 है। इसका मेन यूनिट 114 कोर सीक्वेंस पर चलता है। पर हम तो बस यह जानना चाहते हैं कि इतनी हाई स्पीड पर यह गर्म होने की प्रॉब्लम को कैसे संभालती है। सबने सवाल दागा। मैंने शांत रहकर बताया, मैंने इसमें बदलाव कर दिए हैं। यह सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज करती है, जिससे हीटिंग की दिक्कत खत्म हो जाती। गर्मी को बिजली में बदल देते हैं, जिससे यह खुद ब खुद पावर जनरेट कर लेती है।
यह सुनते ही वहां मौजूद डायरेक्टर झो देहों समेत सबके होश उड़ गए। यह चलते वक्त पैदा होने वाली गर्मी को सीधे बिजली में बदल देती है, जिससे पूरा सिस्टम अपने आप चलता रहता है। यह सुनते ही वहां मौजूद सबके होश उड़ गए, खासकर डायरेक्टर झो देहों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 लिखें।